नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों आज है 1 मई और मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 1 मई 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स और एमसीक्यू। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज अपनी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, हाल ही में नवे प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में नवे जो प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी श्रीनिवास राव जो हैं, इनको यह नवा प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI के निदेशक एवं कुलपति हैं। जो ये हैं दोस्तों ये डॉक्टर सी श्रीनिवास जो हैं, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक एवं कुलपति हैं। को नवे प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, उन्हें जलवायु अनुकूल कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में उनके अग्रणी योगदान के लिए यह सम्मान उनको दिया गया है। यह पुरस्कार एम एस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी यानी कि 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है 19 अप्रैल को जो एम एस स्वामीनाथन है इनकी 100वीं वर्षगांठ के उपरांत यह जो है पुरस्कार इनको दिया गया है। और पुरस्कार किसे दिया गया है तो आपको याद रखना है डॉक्टर सी श्रीनिवासन राव को। अब बात करें तो दोस्तों जो एम एस स्वामीनाथन है इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक, और दोस्तों इनको जो है वर्ष 2024 में उन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये जो दोस्तों हैं एम एस स्वामीनाथन जी, इनको जो है 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्हें दोस्तों भारत में जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत स्वरूप। अनंत स्वरूप को जो है फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की ने 1992 बैच के भारतीय रेलवे क्रमिक सेवा यानी कि IRPS अधिकारी अनंत स्वरूप को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये क्या है, भारतीय रेलवे क्रमिक सेवा में अधिकारी हैं ये इनकी दोस्तों फोटो है। इन्हीं को जो है फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें तो इससे पहले वह वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव, व्यापार उपचार महानिदेशक और जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के पहले सचिव रह चुके हैं। ठीक, अब दोस्तों बात हो रही है फिक्की की, तो आइए फिक्की के बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। इसका दोस्तों हिंदी में पूरा नाम है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ। ठीक, तो ये जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ है भारत में व्यापार संगठनों का संघ है। इसकी जो स्थापना दोस्तों GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने 1927 में इसकी स्थापना की थी फिक्की की। और बात करें दोस्तों तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और जो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं अनंत गोयनका। ठीक है, अनंत गोयनका जो है फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि अनंत स्वरूप जो है महासचिव हैं और अनंत गोयनका जो है अध्यक्ष हैं, तो इन दो नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और बात करें जो वर्तमान महासचिव कौन है तो यहाँ पे महासचिव होगा दोस्तों अनंत स्वरूप जो है वर्तमान महासचिव नियुक्त किए गए हैं फिक्की के। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है,
भारत सरकार ने हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभी जो भारत सरकार ने हाल ही में बांग्लादेश का जो उच्चायुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश त्रिवेदी। दिनेश त्रिवेदी जी को जो है बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये दोस्तों हैं दिनेश त्रिवेदी, ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या है चर्चा में, ये जानते हैं। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने जो है प्रणय वर्मा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? प्रणय वर्मा का स्थान लिया है, जिन्हें अब बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये उच्चायुक्त और राजदूत एक ही चीज होता है, ठीक है? तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यह नियुक्ति भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक। अब दोस्तों बात हो रही बांग्लादेश की, तो आइए बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश की दोस्तों राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है ढाका यहाँ एक बांग्लादेश की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो बांग्लादेशी टका है। और यहाँ की जो संसद का नाम है, बांग्लादेश की संसद का नाम वो है जातीय संसद, ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। और वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के वो हैं तारिक रहमान। और बात करें दोस्तों बांग्लादेश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है भारत और म्यांमार जो है बांग्लादेश के पड़ोसी देश हैं। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, और ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रितिका श्री। जो रितिका श्री है वो भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों जो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन है ने स्टेट पैनल अंपायर परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए अभी हाल ही में दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, पहली बार परीक्षा आवेदन में पुरुष और महिला के अलावा थर्ड जेंडर का कॉलम भी रखा गया था, ठीक है। 31 वर्षीय हैं ये दोस्तों रितिका श्री, एक ट्रांसजेंडर महिला है। उन्होंने 15 से अधिक मैचों में अंपायरिंग की है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और उन्होंने जो है ये जो है रितिका श्री, इन्होंने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, ठीक। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में 9000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। विराट कोहली जो है इंडियन प्रीमियर लीग में 9000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विराट कोहली आईपीएल में जो है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के लिए खेलते हैं, ठीक है, आरसीबी टीम से ही खेलते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ था, अभी 27 अप्रैल 2026 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल को 9 विकेट से हरा दिया, ठीक है दोस्तों। तो आरसीबी ने अभी 27 अप्रैल 2026 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल को 9 विकेट से हराया है। विराट कोहली ने इसी मैच की आखिरी गेंद पर अपने 9000 रन पूरे किए, ठीक। तो किसके खिलाफ पूरे किए हैं, आपको याद रखना है दिल्ली कैपिटल के खिलाफ इन्होंने 9000 रन पूरे किए हैं। और दोस्तों बात करें तो जो अरुण जेटली स्टेडियम है, इसी स्टेडियम में विराट कोहली के नाम का पवेलियन भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात हो रही है दोस्तों आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन कौन से हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 पे हैं विराट कोहली, इन्होंने 9012 रन बनाए हैं टोटल। फिर दूसरे नंबर पे हैं दोस्तों रोहित शर्मा, इन्होंने 7183 रन बनाए हैं। वहीं बात करें दोस्तों तीसरे नंबर पर हैं शिखर धवन, 6769 इन्होंने बनाए हैं। बात करें फिर दोस्तों ये डेविड वार्नर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 6565 रन आईपीएल में बनाए हैं। और फिर दोस्तों बात करते हैं केएल राहुल, इन्होंने 5580 रन कुल बनाए हैं आईपीएल में, ठीक। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का नाम बताएं जिसका उद्घाटन पीएम यानी कि प्रधानमंत्री हमारे जो देश के हैं वो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, इसका नाम क्या है आपको याद रखना है, गंगा एक्सप्रेसवे है। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और इसका उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो आपको ये भी याद रखना है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है इस एक्सप्रेसवे का। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है दोस्तों, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के हरदोई में। ठीक है, और यह जो है सबसे लंबा जो है एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो यह कितना किलोमीटर लंबा है, तो आपको याद रखना है ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। और यह जो है मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो एक्सप्रेसवे है ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की जो दूरी है 6 घंटे में पूरी होगी। ठीक है, और इससे पहले क्या होता था दोस्तों, जो नेशनल हाईवे था ये, तो वहाँ में जाने के लिए कम से कम 11 से 12 घंटे लगते थे, लेकिन अब जो है इस एक्सप्रेसवे की वजह से 6 घंटे में यह यात्रा पूरी होगी मेरठ से प्रयागराज की। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे जो है दोस्तों 37,350 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में तैयार हुआ है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी कुल लागत कितनी है, 37,350 करोड़ रुपए। और यह जो है दोस्तों 5 साल में तैयार हुआ है एक्सप्रेसवे। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? अप्रैल 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें 5 नए जिले निर्माण की घोषणा की गई है। ठीक, आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने प्रशासनिक दक्षता और जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये कहाँ पे किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाए जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है लद्दाख में। ठीक है, जिससे कुल जिलों की संख्या जो है 2 से बढ़कर 7 हो गई थी, 7 हो गई है। ठीक है, पहले क्या था दोस्तों, जो लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले थे, कौन-कौन से आपको याद रखना है, लेह और कारगिल जो थे, ये 2 ही जिले थे। लेकिन अब जो 5 नए जिले जोड़े गए हैं तो इससे बढ़कर कितनी हो गई इसकी संख्या जिलों की, 7 हो गई है। ठीक, बात करें दोस्तों तो नए जिले कौन-कौन से हैं, तो आपको ये नाम भी याद रखना है, नुब्रा, साम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास जो है ये 5 नए जिले लद्दाख में बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पुलिकली यानी कि इसको टाइगर डांस भी कहा जाता है, उत्सव को राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का दर्जा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल राज्य का ये जो है उत्सव है पुलिकली, इसे जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का दर्जा देने की घोषणा की है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पुलिकली त्रिशूर में ओणम त्योहार के चौथे दिन मनाया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें कलाकार बाघों की तरह रंगीन चित्र बनाकर नाचते हैं। ये देखिए आप दोस्तों, ये फोटो है, इसी तरह से यह उत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, जो कलाकार होते हैं वो बाघों का चित्र जो है अपने शरीर पे बनाकर नाचते हैं। ठीक है, यह 200 वर्ष पुरानी कला है जिसे कोचीन के राजा सक्थान थम्पुरान ने शुरू किया था। ठीक है, तो यह दोस्तों बहुत पुरानी 200 वर्ष पुरानी कला है। और इसको किसने शुरू किया था, तो कोचीन के जो राजा थे सक्थान थम्पुरान ने इसको शुरू किया था। ठीक है, और इसे दोस्तों टाइगर डांस भी कहते हैं, तो ये भी नाम आपको याद रखना है, इसको पली पुलिकली या फिर इसको टाइगर डांस भी कहते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है दोस्तों केरल की, तो आइए केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ मैं। केरल की दोस्तों राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। इसकी स्थापना कब हुई थी केरल की, तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी केरल की।
तो यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है केरल की वो है मलयालम। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन-कौन सी आपको याद रखना है, पेरियार, भरतपुझा और पांबा नदी जो है यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। आपको ये पेरियार नदी हमेशा याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत से आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताओ पेरियार नदी किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है केरल राज्य में। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। और बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री की जो, तो वो हैं पिनाराई विजयन जो है यहाँ के केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक। तो यह था दोस्तों हमारे इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, आयुष्मान भारत दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों जो आपको याद रखना है, जो आयुष्मान भारत दिवस है हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। को याद रखना है आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं यह क्यों मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पीएमजे की शुरुआत की याद में समर्पित है। तो दोस्तों क्या हुआ था, 30 अप्रैल को दोस्तों जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी। इसी के याद में यह जो है आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना 30 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, ठीक। तो यह था दोस्तों इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और यह हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च मामले में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो अभी हाल ही में सिप्री रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है दोस्तों सैन्य खर्च मामले में जो है भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पांचवा स्थान जो है 2026 सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च मामले में भारत का रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि इसका सिप्री द्वारा 27 अप्रैल 2026 को जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च मामले में भारत जो है 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है। भारत का जो सैन्य खर्च 2025 में वो कितना है, आपको याद रखना है 92.1 बिलियन डॉलर रहा है, ठीक है। कितना रहा है, 92.1 बिलियन डॉलर। भारत का जो रक्षा बजट है मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, सीमा सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण पर केंद्रित है, ठीक। अब बात करें दोस्तों इस रिपोर्ट में टॉप 5 देश कौन कौन से हैं, शीर्ष देश कौन से हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर है अमेरिका। इसका जो सैन्य खर्च रहा है 2025 में वो रहा है 954 बिलियन डॉलर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है चीन। इसका टोटल कितना रहा है, 336 बिलियन डॉलर रहा है। फिर तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों रूस। इसका 190 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च रहा है 2025 में। फिर दोस्तों चौथे नंबर पर आता है हमारा जर्मनी। जर्मनी जो है दोस्तों 107.3 बिलियन डॉलर के साथ में चौथे स्थान पर इस सूची में रहा है। वही बात करें दोस्तों भारत की, तो अपने प्यारे भारत जो है 92.1 बिलियन डॉलर के साथ में 5वें स्थान पर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद में दोस्तों रूस, यूके और यूक्रेन रहा है भारत के बाद में। छठे पे यूके है और 7वें पे यूक्रेन है, ठीक। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रोचक वीडियो पाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं हम अब अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।